जेटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग चर्चाएं करेंगे एनसीएफ के बारे में। कल हमने चर्चाएं की थी एनईपी के बारे में। तो कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है एनसीएफ क्या है, एनईपी क्या है। आज हम एनसीएफ के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। एनसीएफ वास्तव में इसका हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, या अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एक दस्तावेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, एक दस्तावेज है। इसको विद्यालय में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, किन किन चीज़ों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए। इसके बाद जब हम पढ़ा लेते हैं बच्चों को, उसके बाद जब मूल्यांकन की बारी आता है तो हम मूल्यांकन कैसे करें, इसके बारे में ये दस्तावेज हमें जानकारियाँ देती है। यानी जब भी भारत में शिक्षा नीतियाँ बनी है तभी एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को बनाया गया है। तो यानी एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। इस बार भी हमारा एनसीएफ आया है। तो ये एनसीएफ दो अलग अलग स्टेज में है कि सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या है, फाउंडेशन स्टेज के लिए क्या है। तो इसको हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कराना न भूलें। हमारा चैनल का नाम है माई ड्रीम डेस्टिनी, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी इन सारे टॉपिक में पूरा क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भारत में विद्यालयी शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है या मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसे किसने तैयार किया? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। एनसीईआरटी मतलब वो एपेक्स बॉडी है जो पूरे भारत के लिए, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा के लिए जो बुक्स बनाती है या फिर करिकुलम तैयार करती है। तो इसमें ये चीज़ बताया गया कि विद्यालय में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, तथा विद्यार्थियों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो इसी के लिए एनसीएफ एससी 2023 को लागू किया गया है, जो कि एनईपी 2020 के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अभी जो हमारा एनसीएफ है, यह एनसीएफ स्कूल एजुकेशन 2023 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एनसीएफ हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़े, एनसीएफ एफएस के बारे में भी पढ़ेंगे और एनसीएफ एससी के बारे में, दोनों के बारे में हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ जस्ट हम जानकारी ये प्राप्त करें इस वीडियो में कि एनसीएफ वास्तव में है क्या। एनसीएफ 2023 में से लागू है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी एनईपी 2020 में जिस सिद्धांतों के बारे में सरकार ने जिक्र किया है या हमारे शिक्षाविदों ने जिक्र किया है कि कैसे पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं और मूल्यांकन कैसे करें, इसके बारे में एनसीएफ 2023 के बाद इसमें चर्चाएँ करती है। अब जैसे आप लोग थोड़ा देर पहले जाने कि एनसीएफ का अर्थ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यानी एक ऐसा दस्तावेज है जो शिक्षा की दिशा को, उसके उद्देश्य को, शिक्षण विधि को, मूल्यांकन को और पाठ्यक्रम निर्माण पर आधारित है। यानी ये उसकी दशा और दिशा को तय करता है। तो हमें एनसीएफ की आवश्यकता क्यों है? एनसीएफ की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम पूरे देश में एक समान गुणवत्ता की शिक्षा दें, समानता पर आधारित शिक्षा दें और प्रासंगिकता बनाए रखें। इसके लिए एनसीएफ की हमें आवश्यकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान शिक्षा के अवसर देना, बाल केंद्रित शिक्षा, इसके साथ साथ अनुभवात्मक अधिगम, समावेशी शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और जीवन कौशल का विकास, जो 21वीं सदी में एक कौशल को विकसित करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में, अगर आप देखे होंगे, हमारा एनईपी के बारे में हमने चर्चाएं की थी, उसमें सेम चीज़ इसको उद्देश्य दिया गया। तो सेम वही इसका भी एनसीएफ का भी एक ही उद्देश्य है। तो थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, अगर या जेटेट तैयारी के लिए अगर आप ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक लर्निंग ऐप है, साधना इंस्टीट्यूट ऐप। आप उसको गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1499 रुपये में आपको जेटेट 1 to 5 या 6 to 8 के लिए आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है। वीडियो लर्निंग क्लासेस है और डाउट सेशन भी इसमें कराया जाता है। साथ में इस पर प्रैक्टिस सेट भी अब उपलब्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं एनसीएफ के इतिहास के बारे में। एनसीएफ शुरुआत किया था, पहला एनसीएफ 1975 में आया था, दूसरा एनसीएफ 1988 में आया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहला एनसीएफ क्यों 1975 में आया, कि पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 में शुरुआत हुई थी, इसीलिए पहला एनसीएफ 1975 में आया। दूसरा शिक्षा नीति हमारा 86 में आया था, तो उसके बाद 1988 में दूसरा एनसीएफ बना, फिर 2000 में तीसरा एनसीएफ बना और चौथा एनसीएफ 2005 में बना। और वर्तमान हमारा जो एनसीएफ ये 5वां एनसीएफ है जो 2023 में बना है। ये एनईपी 2020 पर आधारित है। चलिए एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत। अब पिछले एनसीएफ के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी चाहिए कि पिछली एनसीएफ
को ही इसको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बनाया गया है। तो उसमें कुछ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल इस एनसीएफ में भी हमारे पास हैं। तो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत है कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी विद्यार्थी जो है ये शिक्षा केंद्र है, शिक्षक एक मार्गदर्शक है और फैसिलिटेटर है, ठीक है, यानी एक मार्गदर्शक की भूमिका शिक्षक निभाता है। साथ ही प्रत्येक बच्चा अलग गति से सीखता है, इसलिए हमें बच्चों की गति को देखते हुए हमें शिक्षण करना है। इसके अलावा लर्निंग विदाउट बर्डन एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल था, रटने की प्रवृत्ति को कम करना, यानी बच्चों को समाज आधारित अधिगम को बढ़ावा देना या बच्चों में एक अवधारणात्मक अधिगम को शुरुआत करना इसका प्रमुख सिद्धांत है। इसके बाद हम बात करते हैं रचनावाद या कंस्ट्रक्टिज्म। इसमें क्या है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी शिक्षक क्या करते हैं, एक सहयोगी भूमिका निभाते हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं कि ये रचनावाद के द्वारा, यानी चर्चा के द्वारा, गतिविधि के द्वारा, परियोजना कार्य के द्वारा, या ये समस्या समाधान पर बल देते हैं। अब आते हैं अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग ये प्रिंसिपल एनईपी या एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग का मतलब बच्चा करके सीखता है, कोई भी चीज़ हो, इसको अनुभवात्मक अधिगम के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें कैसे सीखता है, परियोजना कार्य के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, शैक्षणिक भ्रमण के द्वारा या किसी प्रकार की भूमिका को निर्वाह करके सीखता है। या इसमें जो शिक्षण होती है खेल आधारित शिक्षण होती है। अगला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सभी बच्चों को समान अवसर देंगे इसके तहत। इसमें क्या है कि जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, ग्रामीण बच्चे हैं या जनजातीय समुदाय से जो बच्चे बिलोंग्स करते हैं या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वे भी इसमें ज़रूर शामिल होंगे। यानी हम समावेशी यानी समाज के सभी वर्गों को ख्याल रख के इसमें एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा लोकतांत्रिक शिक्षा, यानी विद्यार्थियों के जो गुण हम विकसित करेंगे, समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय वाला, बंधुत्व, सहिष्णुता और सहयोग की भावना, इस एनसीएफ के द्वारा हम बढ़ाएंगे। ये एनसीएफ 2005 के बारे में ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उसमें दिया गया था कि पर्यावरण शिक्षा मतलब जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास पर इसमें ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आया था कि सीसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होगा कि जो वार्षिक परीक्षा नहीं होगी बल्कि मौखिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, परियोजना आधारित, गतिविधि आधारित या व्यवहार और सहभागिता आधारित होगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो जितना हम लोगों ने बात किया ये एनसीएफ 2000, ठीक है, ये सभी जितने सारे चीज़ें हम एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों के बारे में बात की है। अभी जो एनसीएफ है ये हमारा नया एनसीएफ है, एनसीएफ 2023। ये निर्भर करता है एनईपी 2020 पर आधारित। इसमें हम क्या करेंगे उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा महत्वपूर्ण बताएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एनसीएफ 2000 का उद्देश्य क्या है, लचीला, कौशल आधारित, समावेशी या भविष्य उन्मुख बनाना है। इसमें भारतीय संदर्भ में स्थानीय संसाधनों का या मातृभाषा पर आधारित और साथ ही समग्र विकास पर बल देती है। तो नई संरचना में हमने पिछला वीडियो में जाना था कि 5+3+3+4 की कक्षाएँ चलती है, जिसमें हमारा आधारभूत या फाउंडेशन स्टेज 3 वर्ष से शुरुआत हो जाता है, यानी पहला 3 साल प्री स्कूलिंग, उसके साथ साथ हमारा क्लास 1 और 2 ये आधारभूत या फाउंडेशन स्टेज में, यानी और इस उम्र क्या होगी 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। इसमें हम शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद प्रारंभिक में आता है प्रिपरेटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लास 3, 4, 5 आएंगे जो 8 से 11 वर्ष तक है। मिडिल स्टेज वाला है 6 to 8 का, यानी 11 से 14 वर्ष का। और माध्यमिक सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12 की कक्षाएं रहेगी, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। ये हमारा 5+3+3+4 का पैटर्न है। तो इसमें क्या चीज़ों पर, ये तो पहले संरचना के बारे में बात की। अब जोर दिया गया FLN प्रोग्राम पे, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ना, लिखना और गणना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बता रहा है FLN, जो कि उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चों को ये आना चाहिए। अब आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मतलब अब बच्चों को याद रखना पर्याप्त नहीं है, बच्चे विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, समझ पर आधारित और वास्तविक जीवन में प्रयोग होने वाले चीज़ों को जानकारी सीखना चाहिए। यानी हम आप सिर्फ रट के नहीं सीखेंगे बल्कि उन चीज़ों को सीखेंगे जो हमारे वास्तविक जीवन में ये निर्भर करते हैं। इसके अलावा ये कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा हमारी मातृभाषा पे, स्थानीय भाषा पर और भारतीय भाषाओं पर हम विशेष रूप से बल देंगे, यानी बहुभाषिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा ये कला और खेल आधारित होनी चाहिए, यानी आर्ट इंटीग्रेटेड या स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, यानी अब खेल और कला दोनों को ही शिक्षा के एक माध्यम जोड़ा गया, ठीक, यानी इसमें भी कैरियर है, इसमें भी लोग कैरियर बना सकते हैं। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। क्लास 6 से ही हम
व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देंगे जिसमें स्थानीय कौशल, इंटर्नशिप या व्यावसायिक अनुभवों पर बल देंगे। इसके साथ साथ हम भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, जैसे योग है, आयुर्वेद है, भारतीय गणित है, भारतीय दर्शन है, स्थानीय ज्ञान है, ठीक है, इन पर भी हम जोर देंगे। ये भी हमारे 21वीं सदी के कला में ये आते हैं। इसके अलावा हम 21वीं सदी के जो कौशल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, तथ्यात्मक सोच या क्रिएटिविटी, हमारे पास क्या नवाचार है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, ठीक है, कोलैबोरेशन। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस प्रकार हम समस्याओं का समाधान करते हैं। डिजिटल लिटरेसी, यानी हम ICT आधारित शिक्षण को प्राप्त करेंगे जिसमें हम नए नए चीज़ों को सीखेंगे, जैसे MS ऑफिस, वर्क, एक्सेल, यानी एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में हम काम कर सकेंगे। साथ ही इंटरनेट चीज़ों को हम सीख पाएंगे, यानी हमारे बच्चों को क्लास 6 से ही इन सब चीज़ों में निपुण बना देना है। इसके साथ उन बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हम तकनीकी एकीकरण, यानी ICT आधारित, स्मार्ट रूम आधारित हम क्लासरूम शिक्षण का उपयोग करेंगे। यानी जो हम शिक्षण पहले करते थे किताब पे, अब वो चीज़ डिजिटल तकनीक का उपयोग करके, ठीक है, जो भी नए नए तकनीक, यानी ICT क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करके, या AI आधारित, AI से हम वीडियो बना के या AI से हम चीज़ों को बना के बच्चों को दिखाएंगे। इसके बाद जितने सारे कंटेंट हम रहेगा हम शिक्षकों का, ये सारा कंटेंट डिजिटल रहना चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग को हम बढ़ावा देंगे, यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन तकनीकों का पढ़ाई में उपयोग हो रहा है उन्हीं तकनीकों का भारतीय संदर्भ में हम उपयोग करेंगे। यह 21वीं सदी की नई शिक्षा प्रणाली। इसमें इसके अलावा हम समग्र विकास पर जोर देंगे, यानी इसमें क्या होगा, विद्यार्थी का जो विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी जिसको 368 डिग्री डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसमें बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक, नैतिक और रचनात्मक सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? इसमें शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक की है, एक मोटिवेटर की है यानी प्रेरक के रूप में है, एक सहयोगी मेंटर के रूप में है, और अधिगम का वातावरण तैयार करने वाला है। यानी हम शिक्षक क्या करेंगे, एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, एक ऐसा इकोसिस्टम को तैयार करेंगे जिससे बच्चे आने वाले भविष्य के लिए ढल सकें। तो विद्यार्थी की भूमिका क्या होगी? विद्यार्थी एक सक्रिय भूमिका होना चाहिए, विद्यार्थी के मन में हमेशा प्रश्न आना चाहिए, यानी प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, और हर समस्याओं का समाधान खुद कर सके, या उस शिक्षकों का शुरुआती दशक में शिक्षकों से मदद ले सके। इसके साथ साथ सहयोगात्मक अधिगम वाला होना चाहिए और रचनात्मक सोच वाला होना चाहिए, विद्यार्थी की भूमिका होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एनसीएफ के अनुसार किन किन प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे। एनसीएफ के अनुसार हम गतिविधि आधारित शिक्षण या परियोजना आधारित शिक्षण का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम चर्चा विधि का भी उपयोग करेंगे, खोज आधारित अध्ययन का उपयोग करेंगे, सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग करेंगे, और विभिन्न प्रकार के अनुभवात्मक अधिगम करके समस्याओं यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अनुसार करेंगे। यानी ये लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके, चर्चा करके, सहयोग लेके, हर तरह का, यानी जो जीवन में हमारे अपने पर्सनल जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी के आधार एनसीएफ में हम इन प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो जेटेट परीक्षा है इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, जैसे एनसीएफ को फुल फॉर्म आपको दिमाग में याद रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कौन सी संस्था इसको तैयार करती है? एनसीईआरटी। और विद्यालय शिक्षा के लिए अभी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है वर्तमान में, उन चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी नवीन विद्यालय के एनसीएफ स्कूल एजुकेशन ईयर 2023 का। तो ये किसके आधार पर बनाया गया है? ये एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है। और ये जो एनसीएफ बना है ये कौन सा पैटर्न पे बना है? 5+3+3+4 के पैटर्न पे ये बना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जिनकी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले चर्चाएं की थी, जिसमें है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, ये सब प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके साथ साथ कुछ अवधारणाओं को भी हम लोग जाना, FLN प्रोग्राम, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, इसके अलावा समावेशी शिक्षा के बारे में बात की है, ठीक है, बहुआयामी कक्षा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी योग, आयुर्वेद के बारे में बात की। अवधारणाएं इससे संबंधित है। अब कुछ चीज़ों को आप दिमाग में याद रख सकते हैं जो ऑनलाइनर फॉर्म में है, जैसे है एनसीएफ एक दस्तावेज है, विद्यालय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय दस्तावेज है या मार्गदर्शक दस्तावेज है। एनसीएफ का निर्माण किया एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। एनसीएफ 2023 किस पर आधारित है? एनईपी 2020 आधारित है। इसके अलावा नई विद्यालय संरचना कैसी है? 5+3+3+4, और इसमें शिक्षक की भूमिका कितनी है? एक मार्गदर्शक की भूमिका है। इसके अलावा विद्यार्थी एक सक्रिय होता है, ठीक है, यानी ये क्या होता है, आप ये रटने के बजाय अनुप्रयोगों पर आधार पर सीखता है। इसके साथ साथ एक शिक्षक इसको समावेशी शिक्षा के रूप में, मातृभाषा आधारित शिक्षा में, और अनुभवात्मक रूप से बच्चों का शिक्षण करे। ये सब प्रमुख वन लाइनर है।
चलिए अब हम कुछ MCQ करते हैं। जो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, अब जो चीज़ पढ़े, ठीक है, ये एक पेडागोजी का भी हिस्सा है, चाहे सोशल साइंस किसी में भी जाएंगे तो एक पेडागोजी के हिस्सा में पूछा जाता है, ठीक है। चूँकि ये हमारे झारखंड में पहली बार इसको शामिल किया गया है तो थोड़ी बहुत हमें जानकारी आवश्यकता है। चलिए अब हम बात करते हैं NCF या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यालय शिक्षा को दिशा प्रदान करना, ठीक है, ये गाइडिंग है। चलिए NCF का निर्माण किसके द्वारा किया गया, जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले बनाए हैं, NCERT के द्वारा बनाया गया है। अब NCF SC किस पर आधारित है, ये NEP 2020 पर आधारित है। चलिए अब हम बात करते हैं NCF 2005 का प्रमुख नारा क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने किया था, ठीक, ये प्रमुख चीज़ है। जैसे अब आपको लगभग 25 MCQ हम दे रहे हैं, जो लगभग इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, ठीक है। आप हमारे चैनल माय ड्रीम स्टडी में देख रहे हैं, अभी तक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। आप इस चैनल को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में हमारा सारना इंस्टीट्यूट ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं, या हमारे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही है या आप किस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि NCF 2005 किस अधिगम पर बल देता है, रचनावाद। थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे हैं कि बच्चे ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं रचनावाद के अनुसार ज्ञान के निर्माण कौन करता है। जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोग बात किया, विद्यार्थी स्वयं करता है। NCF के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, एक मार्गदर्शक की भूमिका है। अगला है NCF के अनुसार विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, एक सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, सक्रिय विद्यार्थी होना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी आसान हो सके। NCF में किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया है, अनुभवात्मक अधिगम, यानी अनुभव पर आधारित शिक्षा, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अब आता है NCF 2023 में विद्यालय शिक्षा की नई संरचना क्या है, 5+3+3+4 संरचना है। फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है, कल भी हम लोग किए थे, ठीक है। इसमें 3 वर्ष के प्री स्कूल और क्लास 1 और क्लास 2 को इसमें शामिल किया गया है। प्रिपरेटरी में कौन कौन सी है, प्रिपरेटरी में, ठीक है, क्लास 3, 4, 5 को शामिल किया गया है। मिडिल स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं हैं, क्लास 6 से 8 को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 के क्लास को सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। FLN का फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। FLN का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम पढ़ना लिखना और गणना की आधारभूत क्षमताओं बच्चों में विकसित कर पाएँ, ये FLN का उद्देश्य है। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं, FLN को निपुण भारत अभियान के तहत चलाया जा रहा है। अब आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान और कौशल का वास्तविक जीवन से उपयोग करना, ठीक है। इसके बाद है NCF कौन सा सबसे प्रभावी अधिगम कब होता है, जब अनुभव और गतिविधि के आधारित पर हम बच्चों को शिक्षण करते हैं, यह सबसे बड़ा अधिक प्रभावी अधिगम है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का उद्देश्य क्या है, यानी आर्ट इंटीग्रेटेड मतलब कला के माध्यम से हम विषयों को अधिगम करा पाएंगे। स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब होता है खेल के माध्यम से अधिगम कराना, यानी खेल खेल में बच्चे सीखते हैं या खेल को बाद में वे पेशेवर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद NCF के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, CCE के बारे में होना चाहिए, या 360 डिग्री मूल्यांकन होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना। बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मतलब क्या है कि बेहतर अधिगम के लिए विभिन्न भाषाओं का उपयोग, सबसे पहले मातृभाषा को सीखेंगे, फिर क्षेत्रीय भाषा को, फिर देश की भाषा को, फिर अलग अलग भाषा या विदेशी भाषा को हम सीखेंगे, यानी ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। NCF को शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा, जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी अन्वेषण आधारित, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रश्न पूछकर, खोजकर और तर्क आधार पर सीखना। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी, जैसे आप हमारे वाटरमार्क में देख पा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप स्टडी मटेरियल जेटेट से संबंधित लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में सारना इंस्टीट्यूट ऐप है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारना इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करिए और वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। ये आपको जेटेट में 100% पास कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।